Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. विधानसभा चुनाव पर महाकवरेज कार्यक्रम आप इस समय देख रहे हैं। चुनाव की घोषणा किसी भी समय पर हो सकती है। 8 तारीख को पीएम मोदी हरियाणा में आ रहे हैं। रोहतक में उनकी रैली रखी गई है। जाहिर तौर पर उसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी और आचार संहिता लग जाएगी। तो ऐसे में प्रत्याशी जो है अभी से अपनी तैयारियां कर रहे हैं अंदर खाते। हम आज लोग इसराना की बात करेंगे। इसराना में अभी जो मौजूदा विधायक हैं कृष्णलाल पवार और मंत्री भी हैं सूबे के, परिवहन का विभाग है उनके पास, तो उन्हीं के एरिया में हम लोग चलते हैं। एक नया चेहरा इस बार वहां से ताल ठोक रहा है। शिक्षा विभाग से हैं वो और महिला हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। मेरे साथ सरोज बाला गुर जी हैं, जाना पहचाना चेहरा है। पानीपत में कई साल इन्होंने नौकरी की है और जीटी रोड लाल बत्ती के पास जो सरकारी स्कूल है उनमें बतौर 5 साल इन्होंने प्रिंसिपल के पद पर ये लोग रहे हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं। मैडम स्वागत आपका। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि अभी आपने तो बताया नहीं कि मैं राजनीति में आ रही हूँ, कहीं से पता लगा कि आप तैयारी कर रहे हैं अंदर खाते। शिक्षा विभाग छोड़कर अभी आप रिटायर हुए हैं, तो राजनीति में कैसे आने की सोची? दरअसल मैं बचपन से ही स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से और सर्विस में आने के बाद भी मेरा एक टेस्ट कि मैं लीड करूं हर एक चीज़ को। जैसे मैं क्लास में मॉनिटर होती थी, कॉलेज में मैं वाइस प्रेसिडेंट तक रही, बाद में मैं ये अपने प्रिंसिपल यूनियन की प्रधान रही, स्टेट की ऑफिसर्स यूनियन की प्रधान रही। तो कहीं ना कहीं मेरी दबी हुई जो भावना थी वो उसको मैं अब पूरा कर सकती हूँ। इसराना हल्के से आप तैयारी कर रहे हैं, अंदर खाते आप मीटिंगें भी कर रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, क्या चाह रहे हैं लोगों की मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनके बारे में आपसे बातचीत होती भी, क्या दिक्कत हो रही है उनको इसराना में? सबसे बड़ा देखा है मैंने, डोर टू डोर में जैसे जाती हूँ, महिलाओं से मिलती हूँ, बच्चों से मिलती हूँ, युवाओं से भी मिलती हूँ और बुजुर्गों से भी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि शिक्षा का जो स्तर है वो गिरा हुआ है। दूसरा, बच्चे शिक्षित तो हो जाते हैं लेकिन उन्हें टाइम पे रोज़गार नहीं मिलता। ना ही ऐसा कोई है प्रावधान कि उन्हें कुछ भत्ता मिले जिसके ज़रिए वो इधर उधर जा सकें। महिलाएं जो मिलती हैं अपने आप को इनसिक्योर फील करती हैं, असुरक्षित, कि अपने बच्चों को जो है नज़दीक के शहर में जो है भेजते हैं तो सारा दिन उनको भय बना रहता है। भले ही उनको बस की सुविधा कहते हैं कि दी गई है, बस भी आगे पीछे उनकी जैसे रहती है। तो ऐसी दशा में बच्चियों का या अन्य जो युवा है वो इस बात से परेशान है कि मैं शिक्षा जो है कैसे फ्रीली ग्रहण कर सकता हूँ। और गांव में जो हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार मैंने शिकायत की, एक मैटर्निटी मतलब काफ़ी मैच्योर थी उसके नज़दीक, लेकिन उसे सहायता नहीं मिल रही थी क्योंकि नज़दीक को डिस्पेंसरी मुझे दिखाई नहीं दी। तो मैं तो ये चाहूँगी कि पहला काम ये हो कि शिक्षा मिले बच्चों को अच्छी, स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो सभी चीज़ें अच्छी होंगी। अगर कोई सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है तो प्राइवेट डिस्पेंसरी अथोराइज की जाए कि उन्हें फर्स्ट एड तो मिले, समय समय पर गाइडेंस तो मिले। सुरक्षा के लिए जो है महिलाओं को या जो है लड़कियां हैं उनको जो है शिक्षा मतलब ऐसी मिले, कोई पंचायत है महिलाओं की जहाँ वो फ्रीली शेयर कर सकती है अपनी चीज़ें, और उन्हें कोई ट्रेनिंग दी जा सके कि बैड टच या अकेले में क्या करें या कोई बुलाए तो उसे अवॉइड कैसे किया जा सके। क्योंकि गांव के बड़े साधारण लोग होते हैं, वो आज भी इस दुनिया से इतने परिचित नहीं है जो चालाकी और बेईमानी जो चली हुई है। उनसे नज़दीक से जैसे बात करने में पता चला कि उन्हें नहीं पता कि बैड टच अगर कोई करता है तो हमें उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। गांव की जो लड़की है वो नहीं बता पाती और उसके साथ हादसा होना एक छोटी सी बात है। मान लो उसको कहा कि तेरी मम्मी तो खेत में गई है और उसको ना सांप काट गया और चल तू हमारे साथ चल, वो बच्ची नंगे पैर दौड़ पड़ती है। आगे उसके साथ क्या होता है वो आप सब परिचित हैं। तो सुरक्षा की भावना जो है, असुरक्षा की भावना लड़कियों में नहीं आजकल लड़कों में भी पनपती जा रही है। क्योंकि मोबाइल इतना हावी है, जिसके बच्चे के हाथ में मोबाइल मिल जाता है वो क्या चीज़ें देख रहे हैं उससे उसके करैक्टर पे भी असर हो रहा है। उसको खर्चा करने के लिए पॉकेट मनी चाहिए, उसके लिए वो शॉर्टकट रास्ते अपना रहा। जैसे किसी के साथ क्राइम करना, वो पीछा नहीं देखता कि उसे पैसे से मतलब है। बुजुर्गों की देखो, उन्हें जो अपनी पेंशन बनवाने के लिए बताते हैं जो हमें 10-10 चक्कर काटने पड़ते हैं जल्दी से, हमारा 60 साल का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं बन पाता।
और ना उनके पास इतने पैसे होते, भले एक कैंप कहते हैं कैंप लगते हैं, काम के गांव में कैंप लगा दिए, उनके इतने बना दिए वो जो है पेंशन के लिए हमने कागज़ भर दिए, ये भर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। कहीं उनको दिक्कत आती है कि आधार कार्ड, कहीं उनके अकाउंट के नंबर, वो इसकी बात से परिचित नहीं है कि भाई 5 और 6 में क्या फ़र्क है। वो तो फीड करने वाला होगा। रिजल्ट क्या है कि इन चीज़ों से वो वंचित रह जाते हैं जो समय पर उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो दावे कर रही है स्वास्थ्य में, शिक्षा में, ऑनलाइन सिस्टम में, इतने सब कुछ कर दिया, मतलब पिछली सरकारों ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आप कुछ और बता रहे हैं। आप कह रहे सोचने की बात, जैसे मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में रही हूँ और एजुकेशन का ही आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि जो ऑनलाइन सिस्टम जो ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं या डाटा फीड करने की बात कर रहे हैं, हमारे डायरेक्टर साहब हुआ करते के खंडेलवाल जी, जिन्होंने ये स्कीम बनाई थी, इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। पेड़ कोई लगाता है, फ्रूट कोई खाता है, तो बीजेपी फ्रूट खा रही है, पेड़ तो कांग्रेस ने लगाया था। मतलब कहने का ये जो मतलब दावे किए जा रहे हैं वो दावों में कुछ सच्चाई नहीं है। दावा में कोई सच्चाई नहीं है, खाली ये जो है ओवरबर्डन काम दिया गया है। जो एम्प्लॉई है हर किसी को ना कंप्यूटर आता है ना नेट की नॉलेज है। या देखो अभी अपनी जैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र ड्राइव में करना है, टीचरों को नहीं आता, वो बेचारे कैफे पे जाके अपनी सीटें देखते हैं, भरते हैं, पूरा दिन पहले वहाँ ड्यूटी देते हैं, बाद में उस पर लगे रहते हैं भरने में। तो उससे क्या उनका अननेसेसरी टाइम और हरासमेंट बढ़ती है, बाकी फ़ायदा कुछ नहीं है। इस राणा से आप ताल ठोक रही हैं, कुछ साझा करना चाहेंगे? किस पार्टी से आपकी बातचीत चल रहे हैं, किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? मैं एक कांग्रेस फैमिली से ही मतलब रिलेटेड हूँ। मेरे फादर के जो विचार थे अपने जो परिवार में, वो जो है कांग्रेसी थे, मेरी भी वही विचारधारा है और मैं चाहूँगी मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं इसी पार्टी को प्रायोरिटी दूंगी। किसी नेता से बातचीत चल रही है टिकट को लेकर? हाँ चली है, अशोक तंवर जी से भी मिली हूँ मैं और उनसे किसी से नहीं मिली, और मैं चाहूँगी मुझे मौका मिल गया तो मैं ज़रूर सफलता लूँगी। तो आपके सामने मजबूत चेहरा, 5 बार के विधायक पवार साहब हैं, अभी बीजेपी में हैं, बीजेपी ज्वाइन ही कर गए हैं, तो लगता है कैसे मतलब समीकरण बनाएंगे कि टिकट वहाँ से सीट जो है सरोज बाला गुट निकाल के लाए? एक तो आप जैसे हम घरों में जाते हैं तो सबसे पहले नकारते हैं कि पवार साहब ने काम नहीं किया, और ये तो बात हकीकत है कि वहाँ कोई नई रोज़गार दी गई हो, किसी को तो बता दो मतलोडा में, या कोई और अच्छा काम किया हो। आप सड़क पे चलते चलते भी देख पाओगे कि 1 घंटा तो आराम से लगेगा आपको मतलोडा पहुँचने में, बीच में कितनी टूटी हुई है सड़क। तो इन मुद्दों को देखते हुए सभी जो है उनसे को तो नकार रहे हैं। लेकिन पवार साहब तो कह रहे भी करोड़ों रुपए हमने इस हल्के में लगा दिया है और इस बार मेहनत करने की जरूरत नहीं, दोबारा टिकट भी उन्हें को मिलेगी और सीट भी जीतेंगे। भले ही दावे करोड़ों के हो, पैसा भी आता होगा, लेकिन पब्लिक के पास तो नहीं पहुंचता, ये आप जाके भी देख सकते हो। अभी क्योंकि आप रिटायर हो गए हैं, थोड़ा सा खुल के बोलना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी ये दावा करती है कि मतलब हमारे राज्य में सब कुछ ठीक हो गया। ऑनलाइन की आपने बात की, ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात की, क्या उन दावों में, क्योंकि अब तो आपके ऊपर बर्डन नहीं है कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, मेरे को सस्पेंड कर देंगे। आपके पास साथ एक वाक़या भी करनाल में हुआ था, आपको सस्पेंड कर दिया था। पहले तो वो वाक़या साझा करना चाहूँगा, वो वाक़या उस टाइम क्या हुआ था? दरअसल वहाँ पे मुझे 4 साल हो गए थे। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं पानीपत आऊँ, क्योंकि पानीपत ज़्यादा मेरी सर्विस रही है। मुझे इस बिना पे यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया गया कि मेरा काम अच्छा है, स्टेट में नंबर 1 है। तो मैं 4 साल इंतज़ार करती रही। एक बार की मुनक में जो है 20 मई को रैली थी सीएम साहब की, और उस दिन बच्चे खड़े कर दिए गए स्कूल के, जिसमें मुझे हीट स्ट्रोक हुआ। अगले दिन मैंने रिफाइनरी टाउनशिप से कोई मेडिसिन ली, और मेडिसिन लेके मैंने गुड्ढा चेक किया, वहाँ मैंने नहीं ली, और ऑफिस में जाके ली तो मुझे रिएक्शन कर गई। रिएक्शन करने के बाद वो तो शुक्र था कि भाई पीजीआई में मुझे पहुँचा दिया गया। मेरा बीपी जो है 25 से नीचे जा चुका था, मुझे कुछ भी वो नहीं था, स्टूल वगैरह जैसे हो जाए, मैं अब कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। सब वो जो डॉक्टर जैन साहब जो नहीं मिलते, उन्होंने कहा था भाई किस्मत वाली है जो हमने कंट्रोल कर लिया इनको, और मैं बच गई। मैं उस दिन के बाद 1-2 दिन जैसे रेस्ट करना चाह रही थी, तो मुझे कहा गया कि 24 मई की जो है वहाँ पे ग्रीवेंसेस की मीटिंग है और आप मीटिंग अटेंड करें। मैंने कहा सर मुझे अवार्ड भी मिलना है गवर्नर से,
डिपार्टमेंट की तरफ से कि मेरा काम अच्छा है, मैं वहीं नहीं जा रही तो मीटिंग में कैसे आऊँगी, क्योंकि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। अगले दिन मंत्री जी के सामने भी डीसी, एडीसी और एसडीएम जो भी थे सभी ने कहा बताया कि मैडम कल बीमार थी, पीजीआई में एडमिट थी तो वो नहीं आ पाई, लेकिन मंत्री जी ने किसी की नहीं सुनी और सस्पेंशन के घोषणा कर दी। उसके बाद मुझे जो है गांव वहाँ के नगरवासियों का, अपने स्टाफ का, इनका सबका सहयोग मिला और वो इस पर स्टे ले आए, जिसके बाद में मुझे वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर ट्रांसफ़र कर दिया। ये बीजेपी के मंत्री जो हैं जैसे अनिल विज साहब जो हैं एक तरफा जो कार्रवाई कर देते हैं, दूसरे तरफ के तो सुनते ही नहीं हैं, तो इस तरह के सारे गवर्नेंसेस में ऐसा ही होता है जैसा भी आप वाकया बता रहे हैं? खैर वो तो नहीं, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस कहता है जब मैं 4 साल तक वहाँ पे टिक सकती हूँ सीएम सिटी में तो काम तो मेरा अच्छा होगा। इन्हें कोई मेरे अगेंस्ट में कोई एलिगेशन नहीं मिला, कोई आरोप भी किसी का काम डिले हो, कुछ और हो, तो ये वैसे मुद्दे ढूंढ करके जब मेरे साथ किया तो मैं तो समझूंगी सभी के साथ ऐसा होता हुआ। अभी जब आप पानीपत में थी, प्रिंसिपल थी बतौर, एपीजे अब्दुल कलाम भी खुलकर तारीफ करके गए थे, वो वाकया थोड़ा सा बताएंगे भी क्या हुआ था उस समय, और आपको शाबाशी भी दे के गए थे किसी बात को लेकर? जी ऐसा है, मैं बचपन से ही बड़ी मेहनती रही हूँ, चाहे स्टूडेंट या कॉलेज में या मतलब लेक्चरर जैसे मैं रही, प्रिंसिपल रही। मैं कल ही अपनी बिटिया से बात कर रही थी कि मैं गांव के स्कूल में रही, मैं खुशकिस्मत हूँ, अच्छी लेबर करती हूँ, रिजल्ट मेरा हमेशा प्लस में आया, बच्चों ने टॉप किया। मॉडल संस्कृति स्कूल को शुरुआत करने वाली मैं ही थी, 2007 में ये जो है स्टार्ट हुआ और पहली प्रिंसिपल मैं थी। तो यहाँ पे किसी भी तरह की जैसे कंप्यूटर लैब या साइंस लैब या किसी तरह का जो भी था, यहीं से शुरुआत होती थी। यहाँ पे संख्या इतनी थी बच्चों की, लगभग साइंस के ही +1 और 2 के 1100-1200 के आसपास बच्चे थे। क्वालिटी अच्छी थी, रिजल्ट अच्छा आता था। अपने माननीय राष्ट्रपति जी एपीजे अब्दुल कलाम जी रिफाइनरी में जैसे आए थे तो उनसे भी मेरे बच्चों का इंट्रोडक्शन हुआ और उनको बच्चों को बात करने का उनसे मौका मिला। उनको बड़ी हैरानी हुई कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतना अच्छा उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने पूछा आपके टीचर कौन है, प्रिंसिपल कौन है? तो मैं जब खड़ी हुई, खड़े होने के बाद उन्होंने क्वेश्चन किया कि स्कूल में संख्या कितनी है। मैंने कहा सर मेरे पास साइंस की जो है 600-700 बच्चे हैं +2 में। उन्होंने दोबारा क्या कि इतने बच्चे? मैंने कहा जी सर मेरे पास +1 और 2 के लगभग 1100 बच्चे हैं। तो कहता यू आर जीनियस कि एक सरकारी स्कूल में इतने बच्चे, साइंस को आप बढ़ावा दे रही है, आप जरूर सफल होंगी। ये उनकी बात। मैम शिक्षा विभाग से आप एज ए टीचर ज्वाइन हुए थे, डिप्टी डायरेक्टर आप रिलीज हुई हैं। सरकारी स्कूलों का सिस्टम कैसे ठीक हो पाएगा अभी? क्योंकि माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई जो है काफ़ी महंगी होगी। कैसे स्तर इनका ठीक हो पाएगा? क्या सोचती हैं कि पब्लिक आपको मौका दे, पार्टी आपको टिकट दे, आप विधायक बन जाती हैं, स्तर ओवरऑल कैसे सुधर जाएगा? सबसे पहले तो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। ग्रांट सरकार देती है टाइम टू टाइम, एक जैसे सेकंड आएगी तो फर्स्ट खराब हो चुकी होगी, उसका यूज नहीं होता। अगर भवन अच्छे हों। दूसरा, प्राइमरी स्कूलों में आज भी 4th क्लास की पोस्ट सेंक्शन नहीं है, स्वीपर कम चौकीदार जो भी है। अगर उसको पोस्ट को सेंक्शन किया जाए, सभी स्कूलों में ऐसा हो तो ज़रूर बच्चा साफ़ सुथरा रहेगा। बच्चा सरकारी स्कूल में क्या करता, बैग उतारा और पहले अपनी सीट साफ़ की। प्राइवेट स्कूल में क्या है कि उनको जाके अच्छा बेंच मिलेगा, अच्छा कमरा मिलेगा, साफ़ सुथरा, टीचर भी थोड़ी साफ़ सुथरी। टीचर तो हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में कोई कमी नहीं है अध्यापकों की, तो क्वालिटी वाइज जो है, लेकिन उनको इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे अध्यापक भी मजबूर है इसके लिए कि कई बार मैं भी जैसे फील्ड में जाती थी प्राइमरी स्कूल में, अब तो ये मिड डे मील वर्कर हैं, थोड़ा बहुत वो कर लेती हैं, अदरवाइज टीचर खुद पानी पिलाते हैं, तो उससे बड़ा बुरा लगता है। जो बेसिक कमज़ोर अगर होगा प्राइमरी एजुकेशन में, सबसे पहले सफाई हो, वहाँ पे वर्कर अच्छा हो, 4th क्लास की पोस्ट हो, और टीचर्स का भी जो है एक स्टैंडर्ड हो, बच्चों को मतलब अच्छा, मतलब हम उनके साथ फ्रेंडशिप का जैसे रिलेशन है वो तभी कर पाएंगे, उनको सब सुविधाएं मिलेंगी। एक टीचर को अब ये क्या जोन सिस्टम चलाया, 60-70 किलोमीटर पे डालते हैं, लेकिन वो लेडी जो है घर तो आएगी तो आने जाने में ही थक जाएगी।
तो भी क्योंकि बिल्डिंगें ऑलमोस्ट सारी कंडम हैं सरकारी स्कूलों की, तो माँ बाप इस बात से डरते हैं कि बिल्डिंग ना गिर जाए। गर्मियों के दिनों में पेड़ के नीचे बढ़ा के पढ़ाई कराते हैं। तो कुछ है आपके दिमाग में, क्योंकि आप लड़ रही हैं, इलेक्शन लड़ रही हैं, क्या सोच रहे हैं कि विधायक बन जाते तो मैंने ये काम करवाना? सबसे पहले मैं तो ये चाहूँगी कि स्कूलों के ऊपर खर्चा किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छी बिल्डिंग हो, पूरा स्टाफ हो, और जहाँ पे स्टाफ और इन्वायरमेंट स्कूल का अच्छा होगा तो पढ़ाई अच्छी होगी। पहले क्या था, आश्रम भी तो होते थे, पढ़ाई तो वहाँ भी होती थी, लेकिन ये डिफरेंस नहीं था कि एक पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग बड़ी ऊंची खड़ी है और जो सरकारी स्कूल है वो गिरा पड़ा है। तो उससे भी हमारी सोच बदलेगी। बीजेपी कैसा काम कर रही है ओवरऑल? बीजेपी को तो आप देख ही रहे हो कि इनके कथन और करण में कितना फ़र्क है, कितना एडवर्टाइज करती है। अभी जैसे रैली चल रही है, कितना खर्चा होता होगा, और एक आम आदमी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उसके पास रोज़गार नहीं है, उसको हेल्थ की सेवा नहीं मिल रही। तो इन चीज़ों को बचा करके अगर हम उनके ऊपर खर्च करें, कि हेल्थ के ऊपर खर्च करें, एजुकेशन पे करें, तो उससे सुधार हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जितने भी हो के लोकल मुद्दे तो भूल गए, इंटरनेशनल मुद्दे उन्होंने उठा लिए, लेकिन जो कश्मीर का मामला उसमें तो पूरे देश में बीजेपी की वाहवाही हो रही है कि बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। दरअसल बीजेपी का जो है राष्ट्रवाद का नाम लेकर के सभी चीज़ मुद्दे ख़त्म कर दिए। 370 की बात आप लगा लो, वो ठीक है, हम भी इस फेवर में हैं कि जब हमारा स्टेट है तो अलग से क्यों उसकी एक आइडेंटिफिकेशन हो, अलग से क्यों पहचान बने। लेकिन जिस तरह से भुनाया जाता है इलेक्शन में, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के लिए ख़तरनाक है। आज ही मैं सुबह देख रही थी, कोई कार्टून बना हुआ था कि उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ हमने ये कर दिया, देख तू रोज़गार मत मांग। ये हमारे राष्ट्र का मुद्दा है। तो ये सब बड़े मुद्दे दिखाते हैं, बड़े सपने दिखाते हैं, और जो हमारा बॉटम लेवल पे है वो पिछड़ता जा रहा है। रोज़गारी ख़त्म हो रही है, तो आप मान रहे हो कि 36% जो डाउन चली गई मारुति की, 24% महिंद्रा की चली गई, पार्ले जी वालों ने 25,000 एम्प्लॉय निकाल दिए, बैंक का जो विलय कर दिया, वो कहते हैं कि घाटा नहीं होगा, एम्प्लॉय नहीं हटेंगे, लेकिन नए भी तो नहीं भर्ती होंगे, हमारे युवाओं को नौकरी भी तो नहीं मिलेगी। तो कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं कि कांग्रेस आपको पता है गुटबाजी के दौर से गुजर रही है, इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं, अभी तक हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि प्रधानी मेरे हाथ में आ जाएं, तंवर साहब ऐसे मजबूत है कि उनको हटाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ऐसे गुटबाजी में कैसे ये विधानसभा चुनाव लड़ पाएंगे? क्या लगता है आपको, कुछ सीटें आ पाएंगी, सरकार बना पाएंगे? क्योंकि बीजेपी 75 पार का नारा दे रही है। देखो, बड़ा परिवार अगर होगा तो झगड़े भी होंगे। कांग्रेस पार्टी समुद्र है, महासमुद्र है। बीजेपी नई डेवलप हुई, इसमें नए नए आए हैं। आप बीजेपी का हाल देख लेना, यही होगा जो आज कांग्रेस का हो रहा है। तो ये गुटबाजी छोटी चीज़ें हैं, और इलेक्शन में सभी सामूहिक रूप से लड़ेंगे, ये डिसीजन आ चुका है। दूसरा, ऊपर से जो आदेश है हम सभी को उसी की पालना करनी चाहिए। मेरे हिसाब से कोई गुटबाजी नहीं है, सभी एक है। तो बिल्कुल सरोजबाला गुरु जी थे हमारे साथ, इनसे बाद में बातचीत करेंगे। फिलहाल तो टिकट के जुगाड़ में, अगर टिकट मिल जाए तो इसराना विधानसभा से ये चुनाव लड़ेंगी और हल्के की सूरत बदलने की बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर क्योंकि शिक्षा विभाग से ये जुड़ी हुई हैं, तो शिक्षा को महत्व जो है ज़्यादा देना चाहती हैं। तो अब चलेंगे, इनके हल्के में भी चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी महाकवरेज सिर्फ और सिर्फ वॉइस ऑफ पानीपत पर। पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, मालखा और इसराना से कौन होगा संभावित उम्मीदवार? कौन बैठेगा विधानसभा की कुर्सी पर? क्या मौजूदा विधायकों से जनता है खुश? चुनाव के दौरान जनता से किए वायदों को क्या पूरा किया नेताजी ने? वॉइस ऑफ पानीपत पहुंचेगा आपके बीच। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ।